नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुकभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनाम् शङ्खं चक्रं जलौकाम् ददत् मृत्युघटम् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिदया सुखपरिबिल सन्मालिलं भोजनेत्रम् कालाम्बोधोज्ज्वलाङ्गम् कटितटबिल सच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तम् निखिल गदवन् प्रौढ़दावाग्निलीलम् के बारे में, कोई प्रिकॉशन के बारे में? बस अभी तक तो कोई ऐसा रोके तो कोई मिला नहीं, लेकिन ये जो आज के टाइम में दूर का चल रहा, हाँ जी, इसमें जैसे वो गाय का घी डालते ना आँख में, इससे बहुत लाभ मिला जी। हाँ, दूध गाय का घी डाल लेते हैं, इसमें बहुत आराम मिला जी। जो भी अंदर का दूध है वो सब निकल जाती है इसमें। हाँ जी, हाँ जी। और अगर भारी आदमी है तो सरसों का तेल डाल सकता है, अणु तेल डाल सकता है। हाँ जी, हाँ हाँ। और पतला है, वात का है, पित्त का है, वो मतलब गाय का घी डाल सकता है जी। बाकी वैसे नाक में लगाए भी जाओ, उस समय आराम है जी, सूखती को नाक आजकल। हाँ, वैसे आजकल खुश्की आती है जी, और लगा लेना चाहिए। हाँ जी। नहीं, जैसे कि हम इलाज के अंदर कटु तिक्त कषाय देते हैं, तो कटु तिक्त कषाय से वो धीरे धीरे करके उसकी मेद घट जाती है, और जो भारी रोगी रहता है और उसको भी कहीं न कहीं कटु तिक्त कषाय तो दिया जाता है, लेकिन वो भारी क्यों रहता है वहां पे? जी, वो इलाज के बाद भारी है, पहले से भारी था। आप वैसे जानकारी ले रहे हो? नहीं दिया उसको। हाँ, नहीं तो इलाज दिया जी, लेकिन मेरे मोहल्ले में था, वो लड़का गुजर गया, पहले भी भारी था और लगातार 3-4 साल से शुगर चल रही थी, अब भी भारी था, लेकिन डेथ हो गई उसकी। भारी था। बात ये है, और बिल्कुल ठीक कर रहे हो, और भी नहीं होगी उम्र, मानना जिसकी चर्चा चल रही है। उम्र उसकी 47-48 थी। हाँ, ये मान के चलो 50 के नजदीक था। तो ये मसूद इसमें इलाज था ना, एलोपैथिक का इलाज था ना, ठीक है ना। तो कहीं न कहीं एक दूसरी चीज को तो साथ में लेकर आना है। तो आप एक चीज की दवाई ले लो, दूसरी चीज मुफ्त में मिलेगी आपको, और वो भी बीमारी के रूप में। क्योंकि कुछ लोग तो कंटिन्यू रखते हैं, एक बार मान लो बीपी दिखा लिया, आज शुगर होगी ना, तो उसको शुगर हो जाए ना, उसके दिमाग में बैठ के शुगर है, उसने वो दवाइयां खानी शुरू कर दी। उन्हें भले ही बीच में वो ठीक आ गया, लेकिन उसका मानसिकता ना वो इतना गंभीर होगी, वो उससे बाहर निकल नहीं सकता। तो कई बार एक दूसरे के साथ में लड़ते ना, और भी कुछ व्याधि उसके, जरूरी नहीं कोई हो, पर उससे भी उसका कोई बड़ी बात नहीं। इलाज करा हो तो फिर तो अगली बात देखा जाओगे, इनके बाद में भी ये समस्या रही तो वो नहीं है। हाँ जी। और कब का रोके पेशेंट है जी? हाँ, कफ का था, लेकिन जैसे बोलते हैं ना भी, शुगर होने के बाद, जैसे चलो मान लिया अभी अगर उसके रक्त में शुगर होगी, लेकिन मलमूत्र में नहीं गई होगी, वो थोड़ा लंबा टाइम निकाल सकता है, लेकिन इसको तो पीढ़ी कहीं भी निकली थी और भारी था और भारी हुआ, लेकिन डेथ ही होगी, लेकिन पतला नहीं पड़ा ये। उसको बाकी खान पान सही नहीं था। हाँ जी, गुरु जी नरेंद्र जी आ गए हैं, वो
हैंड रेज कर रहे थे, वो बताएंगे कुछ थोड़ा स्पष्ट। सभी ठीक है। को नमस्कार। भगवान धन्वंतरी की कृपा से आज की कक्षा का प्रारंभ कर रहे हैं। मास्टर महेंद्र जी, अगर व्यक्ति भारी है और फिर उसके, देखो शुगर की दो स्थितियां, परमेय और मधुमेह। परमेय मतलब केवल मधुमेह मतलब वो मूत्र के द्वारा धातु में बाहर निकलना शुरू हो गया है, उसका जो मूत्र है वो मधु जैसा मीठा हो गया है, जो एक स्वस्थ व्यक्ति का मूत्र नमकीन होता है। तो हाँ जी। पतला कौन होगा? देखो आप कुछ लोगों को देखते हैं कि शुगर में 25-25 साल निकालते हैं, 20-20 साल निकालते हैं, और कुछ रोगी बिल्कुल भी थोड़े से टाइम में पिचक गए हैं जी। तो पतला कौन होगा? पतला वही होगा जिसकी जो परमेय है वो मधुमेह में बदल गई है जी, यानी उसकी पेशाब में मिठापन आना शुरू हो गया है, दांत में निकलना शुरू हो गया, वही व्यक्ति पतला होगा मास्टर जी। तो आपकी कंफ्यूजन क्या थी? गुरुजी वो लड़का गुजर गया, हमारे परिवार से ही था, मतलब दूर से थोड़ा सा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसमें मतलब जैसे कोई कलेद इकट्ठा हो रहा काफी सारा, अभी जैसे गैंग्रीन वगैरह या फोड़े फाड़े भी निकले उसको, तो हो सका उसकी शुगर भी प्रमेय ना रही हो, शायद मधुमेह भी हो, क्योंकि इतने लंबे टाइम तक भी प्रमेय रह सकती है जी। उम्र और वजन कितना था मास्टर जी? उम्र तो लगभग 47-48 और वजन होगा जी 90-95 या 100 के करीब। हाँ ठीक है। देखो कई बार क्या है, एक लड़का मेरे पास आया था जी, 28-29 साल की उम्र और 85-90 किलो वजन जी। अब ऐसे 29 साल की उम्र में इतना वजन, तो शरीर कैसा दिखने में अच्छा है जी, बिल्कुल बढ़िया, लेकिन उसको क्रेटिनाइन लेवल 18 पे पहुंच रहा था मास्टर जी। अब डॉक्टर वो घर वाले मानने ही नहीं, वो कहे जी ये शरीर से ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये किडनी कैसे दिखा दे रिपोर्ट। वो शरीर से दिखने में ठीक है लेकिन अंदर मेद धातु में तो क्वालिटी नहीं है मास्टर जी। हाँ वैसे तो उसको लगे था जी, जैसे इसको हर टाइम सांस चढ़ा रहता है और भारी था, और कई ग्राम भी फै करे था हर टाइम बस, मतलब लेकिन चेहरे पे लाली थी और भारी शरीर था, और पता नहीं ऑटोमेटिक उसका रंग ही थोड़ा सा ज्यादा गोरा था इसलिए लगे था वो, लेकिन भारी था, मतलब पतला नहीं पड़ा बस। तो इसकी पूरी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी मास्टर जी, शुगर के साथ और क्या क्या था। अब वो लगभग 1 साल पकड़ा जी और 1 साल में एक्सपायर हो गया जी। उसकी किडनी बिल्कुल ख़त्म थी मास्टर जी, दिखने में शरीर ठीक था लेकिन अंदर से बिल्कुल पानी बन रहा था उसका खून का। ठीक है जी। तो इस रोगी की हिस्ट्री क्या थी और ये क्या दवाइयाँ खा रहा था, क्या इलाज ले रहा था, वो पूरा डिटेल में बस ये तो गुरु जी लगातार जैसे 15-15 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहते हैं कहीं बार, और जैसे खाना पीना बंद नहीं किया और नशे पत्ते और इस प्रकार सारी बातें थी, कहना किसी का मरना नहीं, बस ये तो जल्दी चलाना ही कर गया बस। तो फिर यहाँ तो पूरा सिस्टम ही हैंग हो रहा था मास्टर जी। अगर 10-10 15-15 दिन हॉस्पिटल रह के आया है तो किस के लिए, बुखार के लिए या किस स्थिति में, तो अग्नि पूरी तरह से बिगड़ रही थी और मई दिन का भी एक तरह से खून पानी हो रहा था मास्टर जी इनका भी। हाँ बस ये बात है जी, पानी बन रहा था सारे शरीर का, लेकिन था है भी पूरा, मतलब डोल नहीं होया। तो फिर उसमें मेद में कलेदी था, काम की तो कोई चीज नहीं थी जी। हाँ कलेद था जी बस। तो शरीर भारी है तो इससे का मतलब ये नहीं है कि दिखने में ठीक दिख रहा है तो वो ठीक है, अच्छा है, वो तो उसका पूरा सिस्टम बतावागा जी कैसा है। हाँ जी ठीक है जी। इसके बारे में कुछ मेरे को देना जी। क्या बोल रहे जी आप? इसके बारे में कौन होता है मोटाई के बारे में? जैसे लड़की है जी, 17 साल उम्र उसकी, और कोई भी उसको रोक लिया, इसके बाद मसल वगैरह उसकी मजबूत है, ऐसे नहीं अभी कोई थोपिया वगैरह या कोई मेल ज्यादा बढ़ रहा। उसका 17 साल की लड़की का वजन 130 kg है जी, और हाइट भी उसकी अच्छी है। वो बीमार है जी, बस रिपोर्ट में बीमार नहीं आ रही है।
रिपोर्ट में इसकी रिपोर्ट देखी तो कोई बीमारी नहीं है, कोई इसको तो ये गड़बड़ी हो जाए जी कि रिपोर्ट बस एकदम ये तो दिखावे नहीं कि इसकी किडनी ये इफेक्ट हो रही है, ये इफेक्ट हो रही है, बस सीधा ही वो आ जाएगा। वो लड़की बीमार है जी, बस रिपोर्ट में बीमार नहीं है। क्या माना है इसको, क्या बीमारी उसका है? उसको भूख कैसी लगे है जी? वो उसको अच्छा लगा जी। पेट साफ कैसा हुआ है? यही वो बचपन से है, कोई ना ठीक आज से नहीं, वो बिल्कुल बचपन से उसकी कुछ हाँ, पेट साफ कैसा हुआ है उसका? क्या चीज? पेट साफ कैसा हुआ है? कब्ज की हिस्ट्री तो नहीं है? ये झूठ बोल रहे हो, इसके तो नॉर्मल है सब। ठीक है। भूख आपने अच्छी बोली, अच्छी लगे कि ज्यादा लगे है? ज्यादा लगा है बिल्कुल थोड़ी सी। के केस में ये लगा है कि इनको बस थोड़े थोड़े टाइम में खाते रहना पड़ा है जी। हाँ ऐसा होता बोल रहे थे वो, फिर खाते रहो थोड़ा, हाँ उसको बल्कि रोक दिया वो खाने का। हाँ, इनके अंदर बस मग जैसी स्थिति हो रही है जी। मतलब ये है कि बिना खाने के नहीं रह सकती। इनके शरीर में मेद इतना बढ़ रहा है, कफ ने वायु और पित्त को अंदर अवरुद्ध कर रखे है और वो वायु अग्नि को सुलगाई जा रही है। बार बार जल्दी जल्दी इनको खाना पड़ा है जी। और वो केवल मेद को बढ़ाया जा रहा है, इसलिए वजन बढ़ता चला जा रहा है। उम्र अभी 17 साल है। इसकी फोटो भी भेजेंगे क्या? हाँ, और ये खुद कोई समस्या नहीं फील कर रही क्या अभी? बिल्कुल भी नहीं, सबसे समस्या ये है कि मेरा वेट ज्यादा है। ठीक है। कोई ऐसा पहले बच्चे जब उसको महसूस कर रहे, अब थोड़ी ही ज्यादा लोग तो महसूस करिए बिल्कुल वो इस चीज को। ठीक है। कोई ऐसा लक्षण हो, अधिक नींद आंधी हो या अधिक आलस रंधा हो? आलस तो वो बिल्कुल नहीं है जिसके पास भी। ठीक है। शायद वो बिल्कुल ऐसे लगा दिखती कोई ऐसा कोई दिखाई नहीं देगा, कोई रोग है उसके अचानक से बिल्कुल ऐसे ज्यादा वेट ज्यादा बढ़ गया थोड़ा बिल्कुल जी मजबूत है, मोटी है। ठीक है। दही खावा है क्या? हर दही के बारे में तो कुछ नहीं, जितना कौन सा देखा इसका, मैंने इसके बाद देखा था उसको पकड़ के। उनके घर वालों से आप उनसे या आप सामने बिठा के एक बार बात करना जी। इसका पूरा केस निकालते हैं, ये ऐसी बनी कैसे है। ठीक है, देख कर ये देखेंगे कि ऐसा किस तरह से बढ़ रहा है, क्या हिस्ट्री है इनकी। ठीक है जी आप। ठीक है। हाँ जी गुरु जी, करें ये शुरू क्लास? हाँ करो वैद महेंद्र जी। हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। कृपया एक बार सभी गायत्री मंत्र का जाप शुरू करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति। हाँ जी गुरु जी, क्लास शुरू करें जी। सभी साथियों को नमस्कार। भगवान धन्वंतरी की कृपा से आज की कक्षा का प्रारंभ कर रहे हैं। मास्टर महेंद्र जी, अपने बुखार के बारे में बहुत अधिक टॉपिक पढ़ा दिया है। कुछ सवाल ले लो आज, अगर साथियों के सवाल हो उस टॉपिक के ऊपर, किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो, क्योंकि आप पढ़ाते चले जा रहे हैं, सामने से रुचि थोड़ी कम है। का कोई सवाल या कुछ भी सुझाव सवाल, या जैसे अभी सुभाष जी ने ये केस रखा, कोई इस तरह का केस हो, कुछ भी। हाँ जी ठीक है जी। ताकि एक तरफा क्लास ना चले, बोरिंग ना हो। हाँ जी, मंजीत जी, कृष्ण जी, जो भी नए साथी पुराने साथी, कोई भी सवाल अगर हो तो रखो जी, कोई बात सामने आई।
ताकि ये पता चल सके भाई साथियों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जी वैसे से नए बुखार के बारे में आपने बोल दिया नए बुखार इसमें तो ये ट्रीटमेंट होगा, लेकिन जो बहुत कई सालों से चल रहा है और वो ठीक नहीं है, उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे, उसको कैसे देखें? जैसे आजकल के उनको दिक्कत आ जल्दी जल्दी उनको ये नजला जुकाम हो रहा, शरीर में पीड़े बर्फ हो रही, पिछले में दर्द हो रहा, और वो है तो बुखार के लक्षण जी, लेकिन उसको कैसे समझे, कहाँ पर क्या समझे कि कहाँ पहुंच गया वो? बुखार भी है साथ में? बुखार तो जैसे हो गया दिन में एक बार टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया और दवाई तो जब वो उससे तो एकदम नॉर्मल आएगा, लेकिन कुछ देर के लिए नॉर्मल आ जाएगा, 2 दिन बाद फिर वही कम होगा, तीसरे दिन फिर वही कम होगा। वो तो फिर टेम्परेचर ये तो कहीं 2-3 जाएगा अंदर जैसे का बोलते हैं जो योगी अगर सर्द हो गया ऐसे बोल देते हो आप किसी को। वो देखो सुभाष जी, वो पीछे हमने एक बुखार पड़ा था भाई, रस रक्त मांस मेद, जब बुखार लंबा हो जाता है, जो नया बुखार होता है तो नवज्वर होता है, वो तो तुरंत ही मतलब काबू हो जाता है तुरंत ही, साथ ही साथ अगर वो बुखार वहां पे जैसे दूध ले लिया, अंग्रेजी दवाई ले ली या मान ले खा ली, रोटी खा ली, तो वो बुखार मतलब दब जाता है और दबने पे फिर वो शरीर में ही रहता है और रोगी वहां पे सोचता है अभी मैं ठीक हो गया, रोगी अपने हेतु जारी रखता है वहां पे, फिर वो बुखार मतलब अगले दिन फिर मालूम हो जाता है वहां पे, वो फिर वहां पे गोली वगैरह ले लेता है, फिर दब जाता है, फिर उठता है। तो इस प्रकार वो रस और रक्त और आगे इस प्रकार धातुओं में बुखार चला जाता है, जिसको हम म्यादी बुखार या टाइफाइड बोल देते हैं, फिर उसे पिंडलियों में दर्द और इस प्रकार कमजोरी थकावट, ये धातुगत बुखार है जी, वहां पे नवज्वर नहीं है, वो धातुगत बुखार है वहां पे। ये तो पूछ रहा जी मैं, जब वो बहुत पुराना आज का तो है नहीं, वो कम से कम वर्षों का, उनको तो जाने में किसी भी तरह में वो चले अभी तक, लेकिन अगर मूल की चिकित्सा करना चाहे तो कहाँ से शुरू करें? उसके बारे में तो वैसे तो गुरुजी बता देंगे आपको सारी, लेकिन उसको ये देखना पड़ेगा भाई रस रक्त मांस, मतलब वो पहचान करनी पड़ेगी हमें यहाँ पे। अगर रस धातु का बुखार है तो लगातार बना रहेगा, अगर रक्त का है तो वो यानी कि दिन में 2 बार आएगा, फिर मांस का है फिर वो 1 बार आएगा, इस प्रकार पहचान करनी पड़ेगी। फिर बात कफ के हिसाब से देखना पड़ेगा, अगर दोपहर को और आधी रात को 2 बार मतलब अप जाता है तो वहां पे पित्त का बुखार है, ऐसा भी देखना पड़ेगा वहां पे। हाँ जी गुरु जी। वैद्य महेंद्र जी, इनका कहने का मतलब ये है कि जो बुखार है वो एक तरह से जीर्ण अवस्था में पहुंच गया है जी। हाँ जी। 3 स्टेप है जी। एक नवज्वर की जब सही चिकित्सा नहीं है तो वो विषमज्वर यानी टाइफाइड, जब उसकी भी ठीक ना चिकित्सा हो तो फिर वो जब धातुओं में वो जीर्ण अवस्था में चला गया है जी। तो ये तो उसकी बात कर रहे हैं, ये केवल विषमज्वर की बात नहीं कर रहे हैं वैद्य महेंद्र जी। देखो आज किसी को बुखार आया, वो हफ्ते 10 दिन तक भी चल रहा है, उसको तो अपन टाइफाइड या विषमज्वर का नाम दे देंगे, लेकिन ये बात कर रहे हैं कि जो बुखार बार बार बना फिर वो दबता रहा, फिर उससे आज के टाइम में आगे ये जो विभिन्न समस्याएं उनको कैसे ठीक करें, ऐसा ही है। ये नवज्वर या विषमज्वर की नहीं, ये जीर्ण जवर की बात कर रहे हैं जी। हाँ, इसमें अपन ने ये देखना है जी कि उस व्यक्ति की को भूख कैसी लगे सुभाष जी, पेट साफ कैसा हुआ उसका, ठीक है। भूख लगने का मतलब महसूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो, फिर कितना खा रहा है, जो खा रहा है वो पच रहा है कि नहीं पच रहा है, क्योंकि अपना जो शरीर है उसमें अगर हमें टाइम से भूख लग रही है तो आप ये बोलेंगे कि हमारे शरीर का दीपन अच्छा है, अपनी अग्नि प्रदीप्त है, पेट की अग्नि। अगर भूख टाइम से महसूस हो रही है
अगर उस रोगी को भूख ही नहीं महसूस हो रही तो चिकित्सा की शुरुआत यहाँ से होएगी। अगर उसको भूख तो लगी है लेकिन खाने पे भारीपन हो जे है, 2 घंटे तक भी ऐसा लगा है पेट में ही पड़ा है, या फिर पेट फुल्ला रवा है, या फिर उसको वोमिटिंग हो जे है, या फिर कच्चा मन रवा है, मतलब भूख महसूस तो है लेकिन खाने के बाद समस्याएं हैं, तो वहाँ उसका पाचन अच्छा नहीं है। अगर ये 2 चीज़ अच्छी नहीं है तो फिर वो अनुलोमन भी अच्छा नहीं है। तो 3 चीज़ यहाँ पे बिगड़ी है। फिर दीपन, पाचन, अनुलोमन, पहले इनको ठीक करना है। देखो आप खाते क्यों हैं जी? खाने का मतलब है जो अपन ने खाया उससे शरीर में 7 धातुएं बनेगी जी, और उन 7 धातुओं से फिर अपने शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन है ना वो अच्छे रहेंगे, अच्छे से काम करेंगे। अब बुखार किसी को आ गया, उसमें अपन ने देख लिया भूख बिगड़ जाए, क्योंकि गाय भैंस भी बुखार में खाना छोड़ दे है, तो भूख बिगड़ जाए तो वो बुखार दबाया गया लंबा चला, इतने टाइम से बीमार है, बार बार बना, या अब कोई भी समस्याएं हैं, तो इसमें ये देखना है उसकी दीपन कैसा है, पाचन कैसा है। क्योंकि जब भूख लगेगी खावांगे तो 7 धातुएं बनेगी, तो उससे शरीर के अंदर के ऑर्गन अच्छे रहेंगे। अब जब भूख ही नहीं है, पाचन ही नहीं हो रहा है, तो फिर जो 7 धातुएं बननी थी उनसे फिर अंदर के सारे ऑर्गन अच्छे टॉप अप होने थे, वो ना होके फिर वो बीमारियां होगी जी। ठीक है जैसे कि कई बार ऐसा हुआ है जी, मान लो कोई कब्ज का रोगी आ गया जी, एक महिला कब्ज का रोगी आ गई जी, और उससे पूछा गया कि आपको भूख कैसी लगे है, पेट साफ कैसे हुआ है, तो वो बोली जी मैं तो दिन में 3 टाइम गले 3 रोटी खाऊं हूँ। तो अब आप देख लो भूख कैसी है, पाचन कैसा है उसका। फिर बोले जी कब्ज कब से है, बोली जी मेरे को तो बचपन से ही कब्ज है। अब दिन में 3 रोटी टाइम बचपन से कब्ज है, और वो महिला पूछती है कि जी मैं आयुर्वेद में कितने दिन में ठीक हो जाऊंगी जी। बचपन से लेके आज वो 26-27 साल की है, उसको गर्भ कंसीव नहीं हो रहा है, उसके लिए बहुत सी दवाइयाँ खा ली है। अब उस महिला को क्या बोले जावे जी? वो बोल रही है कि जी मैंने हर डॉक्टर की दवाई खा ली, कब्ज ही ठीक नहीं हो रही जी। अब जब उसको पाचन ही नहीं हो रहा है, दिन में 3 रोटी खावे, तो उसका पेट साफ होगा जी। और बचपन से लेके अब तक ये स्थिति है, तो उसकी बीमारी कहाँ तक पहुँची है जी? उसकी बीमारी कहाँ तक पहुँची है जी? देखो हमने देखा कि भूख लगेगी तो 7 धातुएं बनेगी, तो उसकी भूख नहीं लग रही जी, धातुएं नहीं बन रही है, तो इसमें क्या हो गया जी? देखो शरीर में पहले आप लोगों ने सब सुना कि अपने शरीर में वात, पित्त, कफ 3 चीज़ें होती है जी। शरीर में सबसे पहले वात, पित्त, कफ में से कोई ना कोई एक बिगड़ेगा जी, या 2 बिगड़ेंगे या 3 बिगड़ेंगे, या मान लो एक ही बिगड़ा है जी। अब वो वात, पित्त, कफ बिगड़ गया तो उससे क्या होगा जी? भूख, पाचन, पेट साफ होना ये बिगड़ जाएंगे जी। तो 2 चीज़ हुई जी, शरीर में वात, पित्त, कफ में से कोई एक दोष बिगड़ गया, उसके बिगड़ने से क्या है? भूख बिगड़ जाएगी, पाचन बिगड़ जाएगा, पेट साफ होना बिगड़ जाएगा जी। अब तीसरा जो मेन काम है, जब कोई एक दोष शरीर में बढ़ रहा है तो वो धातुएं भी बिगड़ रही है जी। हमने पढ़ी थी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, क्योंकि अच्छे भोजन से ही तो धातुएं अच्छी बनाए जी। अब धातुएं भी बिगड़ रही है, धातुएं बिगड़ रही है तो ऑर्गन, अंदर के ऑर्गन भी बिगड़ रहे हैं जी। और अंदर के ऑर्गन बिगड़ जाए है ना जी, फिर वो रोगी, बीमारी की 3 स्थिति बताई गई है जी। एक है कि जल्दी से ठीक होने वाला, एक स्थिति है जिसमें केवल दवाई लेवे तो ठीक करवे, दवाई छोड़ दे फिर से चीज़ें बिगड़ जाए। तीसरी स्थिति ये है कि जहाँ कुछ भी दवाई दे ले उसको कोई फ़ायदा नहीं मिलता जी। तो ऐसा नहीं है कि एलोपैथी छोड़ कर कोई आयुर्वेद में होगा तो उसकी सारी बीमारियाँ ठीक होएगी जी। आयुर्वेद में रोगों की 3 कैटेगरी बताई गई है। एक साध्य, मतलब जो आसानी से ठीक हो जाए चिकित्सा करने पे। एक को फिर याप्य बोलते हैं कि दवाई जब तक चले तब तक ही रोगी को आराम मिले। एक को फिर असाध्य कहा गया है, बीमारी इतनी बिगाड़ ली अब ठीक होने की स्थिति में ही नहीं है जी।
ठीक है जी। ठीक है। अब उस महिला को क्या जवाब देवा जी? उस महिला को जवाब ये था कि भाई बचपन से आपका भूख अच्छा नहीं है, पाचन अच्छा नहीं है, शरीर का वजन कोई 40 किलो के आसपास जी वजन नहीं है शरीर में। ठीक है। अब जो शरीर का बेसिक काम था, भूख लगना, उससे पाचन होकर धातु में बनना, धातु से अंदर के सब ऑर्गन अच्छे होना काम करने के लिए, अब इतने टाइम से आपकी भूख बिगड़ी है, पाचन हो नहीं रहा, शरीर सूखा हुआ है, धातुएं बन नहीं रही, तो ठीक क्यों नहीं हो? क्योंकि जैसे महेंद्र जी, जब किसी भी व्याधि में स्रोतस बिगड़ जाएंगे, स्रोतस अंदर के जो ऑर्गन है वो बिगड़ जाएंगे, तो फिर बीमारी क्या हो जाए जी? असाध्य हो गई। हाँ, फिर बीमारी असाध्य हो जाए। वैद्य महेंद्र जी, हाँ जी। हाँ जी, आप सुन रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। जब किसी व्याधि में स्रोतस बिगड़ जाए तो बीमारी क्या होएगी? स्रोतस भी, हाँ, स्रोतस बिगड़ जाए तो मार्ग रुक जाएगा, स्रोतस रुक जाएंगे तो बीमारी, जैसे उसके अंग खराब हो जाएंगे जी। हाँ, ऑर्गन खराब होएंगे जी। तो अब वो जिनका काम है जी सात धातुओं को टॉपअप करना, सात धातुओं का काम है अंदर के हर एक ऑर्गन को ताकत देना ताकि वो हर ताउम्र अच्छे से काम करते रहें। अब जिसको भूख ही नहीं है, पाचन ही नहीं है, धातुएं ही नहीं बन रही है, फिर उसके जब ऑर्गन में ही डैमेज आ जाएगा, तो फिर ये जवाब था जी, इसलिए आपकी बीमारी ठीक हुई, इसलिए ठीक नहीं हुई है जी आपकी समस्या। तो ऐसी स्थिति में सुभाष जी सबसे पहले ये चेक करना है उस व्यक्ति को भूख कैसी लगे है, पाचन कैसा है, पेट साफ कैसा हुआ है, ये तीनों चीज़ें उसमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि शरीर यहाँ से चल रहा है जी। तो पहले उसका दीपन पाचन अनुलोमन ठीक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वो कैसा है, भूख कैसी लगे है, पाचन कैसा है। अगर वो बोल रहा है भूख अच्छी लगे है, तो फिर देखो क्या वो टाइम से खा रहा है, क्या खाने के साथ पानी तो नहीं पी रहा है, क्या जो खा रहा है वो क्वालिटी का खा रहा है और पाचन हो रहा है। मान लो किसी को भूख तो लगे है लेकिन वो रात में 9 बजे खा रहा है या खाने के साथ पानी पी रहा है, तो उस भूख लगने का भी कोई फायदा नहीं है, खाने का पाचन फिर भी नहीं हो रहा। तो उस रोगी का जिसका सालों साल से सिस्टम बिगड़ रहा है, जितने आपने सिम्टम बताए, उन सबको ठीक करने के लिए पहले हमने ये देखना पड़ेगा उसका दीपन पाचन अनुलोमन कैसा है, यानी उसको भूख कैसी लगे है, पाचन कैसा हुआ है, पेट साफ कैसा हुआ है। अगर ये ठीक नहीं है तो पहली कड़ी में ये ठीक करेंगे। जब ये ठीक हो जाएगा तो फिर वो अगर दुबला पतला व्यक्ति है तो फिर उसको ऐसी मेडिसिन देवांगे जिससे कि उसके शरीर में ताकत आ जाए। ठीक है, देखेंगे कि बीमारी कौन सी धातु तक गई है, क्योंकि पहले तो आप भूख को दीपन पाचन अनुलोमन को ठीक करांगे, फिर शरीर में 7 धातुओं की बीमारी किस धातु तक पहुंच गई है। अब इस लड़की का जैसे आपने केस बताया 17 साल की उम्र में 130 किलो वजन है। अगर सुभाष जी किसी बच्चे को, मान लो इसी एज के बच्चे को या 25 साल तक के बच्चे को भी आप 130 किलो वजन उठाने के लिए बोल दें तो शायद वो नहीं उठा पाओगा, नहीं उठा पाओगा। तो इसका शरीर, इसका जो मेद है ना, चौथी धातु, वो इतनी बढ़ रही है कि इसकी अस्थि धातु कुछ टाइम के बाद इसके जो हड्डियां हैं वो घुटने हैं वो जवाब देना शुरू कर देंगे सुभाष जी, क्योंकि हर एक चीज की मेद धातु से अगली सारी धातुएं इसकी कमजोर होना शुरू हो जाएगी, अस्थि, मज्जा, शुक्र, फिर इन धातुओं के सब रोग इनको कुछ टाइम के बाद इनको दिखाई देना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति को जिसको लंबा बुखार बिगड़ाया है तो उसमें अपन ने पहले दीपन पाचन अनुलोमन ठीक करना है, फिर ये देखना है कि उसकी बीमारी किस धातु तक गई है। अब इस लड़की की बीमारी मेद धातु तक है, रस, रक्त, चौथी धातु तक है सुभाष जी। चौथी मेद क्या है, पूरे शरीर की चिकनाई जी, तो वह इतनी अच्छी है, इससे फिर अगली धातुओं का पोषण रुक जाएगा जी। तो फिर किसी भी रोगी की कौन सी धातु तक गई है, फिर उस हिसाब से हम चिकित्सा पे विचार करेंगे जी कि उसको मेडिसिन क्या देनी है। तो पहले दीपन पाचन अनुलोमन। अब दीपन पाचन अनुलोमन में ये देखेंगे वो बंदा दुबला, वो रोगी दुबला पतला है
या मध्यम है या भारी है, यानी दुबला पतला है तो उसमें वात का व्यक्ति है वो, मध्यम है तो पित्त का है, बहुत ज़्यादा भारी है तो वो कफ का है जी। फिर दीपन पाचन अनुलोमन के लिए जो मेडिसिन दी जाएगी वो वात पित्त कफ के हिसाब से मेडिसिन दी जाएगी जी। ठीक है। मेडिसिन फिर अलग अलग रहेगी, ठीक है। ठीक है। तो इस तरह से आप इस केस को देखेंगे। अब इसकी जो भी केस आपने रखा है, अब वो व्यक्ति की उम्र क्या है, उसका वजन क्या है, उसको भूख कैसी लगा है, पेट साफ कैसा हुआ है, पाचन कैसा है, तो ये पूरी हिस्ट्री जब अपने को मिलेगी तो फिर अपन देखेंगे इसमें क्या क्या मेडिसिन देनी है जी। अगर वो दुबला पतला है तो अलग मेडिसिन रहेगी, वो भारी व्यक्ति है तो अलग मेडिसिन रहेगी जी। तो बड़ा अच्छा सवाल था आपका। जब इस तरह का सवाल किसी का आवेगा तो ये पता चलता है जी कि सामने वाले इंटरेस्ट ले रहे हैं और जुड़े हुए हैं टॉपिक से जी। एक वैसे बोल दे कि ना आ रहा है जी, समझ क्लियर है, सवाल आने ज़रूरी है जी, किसी भी तरह के सवाल आओ। तो आपका सवाल बहुत अच्छा है जी कि आप देखो किसी को नवजवर आया है, उसकी चिकित्सा ठीक नहीं करी तो विषम में बदल जाएगा जी, और विषम की भी ठीक नहीं होगी तो वो जीर्ण अवस्था में चला जाएगा जी। फिर तीनों की चिकित्सा अलग ही रहेगी जी। अब जैसे आपने बोल दिया कि उसको हर रोज़ 101, 2, 3 ऐसा बुखार है, बुखार तो उसका अंदर दबा रहा है, अब तो उसको अलग अलग सिम्टम उभर रहे हैं अलग अलग समस्याओं के, तो उसको कैसे समझना अपन है, तो ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा जी। ठीक है। और किसी साथी का कोई सवाल हो तो रख सकते हैं, कोई सुझाव आपको कैसा लग रहा है जी, कुछ नया जानना चाहते हैं, जैसे सुभाष जी का सवाल बड़ा बाकी साथी क्या कहेंगे जी। हाँ संजीव जी। सभी को नमस्कार जी। मैं ये कहना चाहता हूँ जी, हम डेली के दिन क्रिया करते हैं अपने, और यदि हमें थोड़ी सी थकान महसूस होती है, यदि हम उस पीरियड में आराम रेस्ट कर ले तो हो सकता है कि हमारा बुखार ना चढ़े हमें, या कोई बीमारी ना हो। भाई डेली का काम जो मेरा है, मैं काम कर रहा हूँ और मुझे थोड़ी थकान होगी, यदि अगले दिन मैं रेस्ट कर लेता हूँ सर, तो वो थकान मेरे उतर जाएगी और जो बीमारी है या बुखार वगैरह होने वाला है वो ना हो पावे सर। ये सुझाव दे रहे हैं क्या संजीव जी? संजीव जी सुझाव दे रहे हो क्या आप? क्या कह रहे हैं? आप सुझाव दे रहे हैं क्या? ये सुझाव दे रहे हो क्या आप? यस सर, यस सर। हाँ ठीक है। देखो उसमें क्या है जी, उसमें ये तो आप कर लेंगे रेस्ट करने से चीज़ें, लेकिन रेस्ट बार बार तो नहीं कर पाएंगे, फिर भी बार बार रेस्ट करने पे भी समस्या बन रही है। तो फिर जैसे अपन ने इनको बताया है सुभाष जी को, फिर अपन ने उसका पूरा डिटेल में जाके उसकी भूख कैसी है, पाचन कैसा है, पेट साफ कैसा हो रहा है, और भोजन पच रहा है कि नहीं पच रहा है, भोजन पचने से धातुएं बन रही है कि नहीं बन रही है, वो कर्म देखना पड़ेगा, क्योंकि फिर एनर्जी वहाँ से आएगी जी। फिर उस कर्म को ठीक करना पड़ेगा। उसको ठीक होने के बाद भी ऐसे ही कमजोरी फील कर रहा है तो फिर धातुओं को टॉप अप करने के लिए, ताकत देने के लिए उस तरह की मेडिसिन देनी पड़ेगी। संजीव जी ठीक है, कोई ठीक है। तो लगभग पिछले काफ़ी टाइम से हम बुखार के बारे में पढ़ रहे हैं जी। उम्मीद करते हैं सभी साथियों को समझ आ गया होगा, और किसी का कोई सवाल हो तो सवाल रख सकते हैं। अगले क्लास में हम अलग टॉपिक रखेंगे। आज थोड़ा सा और पढ़ेंगे। कई रोगियों की ये समस्या होती है, वो ये बोलते हैं कि जब उनको 6 महीने में
या साल में कभी भी बुखार आता है तो उनको जब भी बुखार आए टाइफाइड बनता ही बनता है जी। कोई नए साथियों में से बताएगा क्या जी, ऐसा क्यों होता है उनके साथ? कुछ रोगी ऐसी शिकायत करते हैं कि भाई जब भी हमें बुखार आता है तो हर समय टाइफाइड ही बनता है, वो बनता ही बनता है, चाहे हम कुछ भी इलाज ले लें जी। तो आप में से किसी को बुखार का टॉपिक समझ आया हो तो बताएंगे क्या जी, क्यों बनता है बुखार उनको, वो टाइफाइड क्यों आता है उनको? कोई भी साथी जी, नए साथियों में से? फिर तो हमें ऐसा मानना पड़ेगा मास्टर महेंद्र जी कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है जी। हाँ जी गुरुजी, नए साथियों की बात है, पुराने की? नए साथियों की जी, पुरानों को तो समझ है सब है। ये कृष्ण जी का हाथ हाथ उठा रखा था कृष्ण जी ने, कोई सवाल था कि इनका जी? कृष्ण जी शायद गलती से हो गया होगा। हाँ, कोई भी साथी बताएगा क्या जी? कुछ रोगी ऐसा अरे वैसे जी। जहाँ तक बात चल रहा है ना, तो मुझे लगता है कि उन्होंने कोई दवा दी है, ये मैंने दूध बुखार वगैरह कुछ खाया सी करके रुक सकता है। जो बुखार हुआ है तो जैसे प्रक्रिया चलेगी, वो खाली पेट रहेगा और ये उपवास रखेगा तो है ना चीज को टाइफाइड होना चाहिए। ठीक है जी। अगर वो खान पान में गलती करे तो फिर टाइफाइड उसको जमेगा बुखार वो। हाँ, देखो टाइफाइड बनने का कारण यही है, बहुत से साथी आते हैं ऐसी समस्या लेके कि उनको जब भी बुखार आता है तो हर बार उनको टाइफाइड बनता ही बनता है जी। तो मतलब बुखार में ऐसा कुछ नहीं है कि वो टाइफाइड बना रहा है जी, बुखार ठीक करने की पद्धति तरीका गलत है उनका, इसलिए वो टाइफाइड में बदलता है। अगर वो नवजवर की जो चिकित्सा हमने पढ़ी है उसको उस तरीके से ठीक कर ले तो किसी का भी नवजवर टाइफाइड में नहीं बदलेगा जी। यही है सुभाष जी, जब हम नवजवर को विधिवत और संपूर्ण चिकित्सा नहीं करेंगे तो फिर वो आगे दुखों में चला जाएगा, वही टाइफाइड है जी। तो टाइफाइड कोई बहुत बड़ी खतरनाक भारी बला नहीं है जी, वो नवजवर की सही चिकित्सा ना करने से ही टाइफाइड बनता है जी। अगर उसको उस समय पे रोटी ना खा के, दूध ना पी के, एलोपैथी से ना दबा के जैसा हमने पढ़ा है नवजवर की चिकित्सा वैसा कर लें तो वो बिगड़ेगा नहीं, टाइफाइड नहीं बनेगा, हर टाइफाइड बनना बंद हो जाएगा जी। तो इस तरह के रोगियों को क्यों टाइफाइड बनता है, इनकी काउंसलिंग क्या है, उस पर इस तरह से विचार करना है जी। बुखार का दबना ही टाइफाइड है जी। आज का टॉपिक ग्रुप में भेजा है, कोई साथी पढ़ेगा जी? जो हमने पढ़ा है इसी का जवाब है जी। सुभाष जी पढ़ेंगे क्या आप? सुभाष जी, कृष्ण जी, संजीव जी। कौन सा पढ़ना चाहिए? ग्रुप में भेजा है जी, जहां आपने लिंक मांगा था, पहला पेज पढ़ दो, थोड़ा समझाते हुए देसी भाषा में बताइए उसका अर्थ। ठीक है। यदि जिनकी अज्ञानता या मूर्खता के कारण रोगी का सामान्य बुखार बड़े बड़े जड़ बुखार या जड़ बुखार में बदल जाता है
जब ही किसी व्यक्ति को डेंगू, टाइफाइड या ऐसा बड़ा बुखार आता है, उनकी विधिवत संपूर्ण समुचित ढंग से चिकित्सा न करने के तथा अद्वित या उनकी अन्य किसी भी दवा से दबाकर बुखार को ठीक किया जाता है, तो स्रोत शुद्ध न होने के कारण अर्थात जिन अंगों में विकृति पैदा होने के बुखार पैदा हुआ हो या उसकी समुचित शुद्धि न होने पर सूक्ष्म रूप से बुखार धातु में स्थित होकर जोड़ों में के दर्द, घुटनों के दर्द, कमर दर्द, संपूर्ण शरीर में दर्द, सर्वाइकल कैंसर, शुगर, थायराइड, पीलिया, शुक्राणु में कमी, वजन न बढ़ना, शरीर का ओजहीन, तेजहीन, बलहीन होना आदि इन सब बड़ी बीमारियों या जीवन की आखिरी दिन तक चलने वाली बीमारियों को पैदा कर देता है। इन सब समस्याओं से बचने के लिए नवजात नया बुखार पूरी तरह से ठीक होने के या अगर अन्य अच्छे बुखार को जबरदस्ती दबाया है तो उसको ठीक होने के बाद उस बिगड़े हुए वात, पित्त, कफ जिसके कारण बुखार आया था उन कारणों को ठीक करके संपूर्ण शरीर की शुद्धि करके बुखार को जड़ से बाहर निकालने के लिए आयुर्वेद की शोध चिकित्सा अर्थात पंचकर्म की अति आवश्यकता है। कुछ समझ आया यहाँ तक चिकित्सा? सुभाष जी यहाँ तक? हाँ जी बिल्कुल जी, समझ भाषा में। हाँ जी बिल्कुल जी, जैसी भाषा में ये जब भी हम नवे जोड़ को दबा देंगे तो ये सभी ये जोड़ों के दर्द, सर्वाइकल जितने भी दर्द शरीर में व्याधि है ये पैदा होंगे ही होंगे। शरीर की जितनी कमजोरियां ये सब बुखार को दबाने से ही पैदा हो गई। अगर किसी आधुनिक तरीके से दबा उसको बुखार को निकालने की कोशिश करेंगे तो ठीक है जी। देखो नवजवर को अगर हम जैसा हमने चिकित्सा पढ़ी है वैसे ठीक नहीं करेंगे तो वो विषम में बदल जाएगा, वो टाइफाइड हो जाएगा जी, जब नवजवर का परहेज नहीं करेंगे। और टाइफाइड होने पे भी उसको हॉस्पिटल में एडमिट होकर दबाते रहेंगे फिर वो जीर्ण जवर में बदल जाएगा जी। जीर्ण जवर मतलब जिन भी बीमारियों के आप नाम जानते हो कोई भी बीमारी हो सकती है, कुछ बीमारियों के नाम यहाँ लिखे हैं जी। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, जैसे सुभाष जी आपका सवाल था, तो ऐसी स्थिति में उस रोगी की बेसिक चीज़ें पहले ठीक करनी है। उसकी भूख लगती है कि नहीं, पाचन हो रहा है कि नहीं, पेट साफ हो रहा है कि नहीं, भोजन पचने से धातुएं बन रही है कि नहीं, वो सब चीज़ें ठीक करने के बाद फिर अगर लगता है तो उसको पंचकर्म या शोधन चिकित्सा दी जा सकती है। जैसे आपने बोला उसको हड्डियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, अगर वो दुबला पतला व्यक्ति है तो उसका दीपन पाचन अनुलोम ठीक होने के बाद फिर ऐसी मेडिसिन दे जिससे कि शरीर में ताकत आए और फिर उसको पंचकर्म में स्नेहन यानी फुल बॉडी पे मालिश, फिर स्वेदन, फिर बस्ती देना। इससे क्या है अकड़न, जकड़न, दर्द, कठोरता वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। सुभाष जी जी तो ये हो गया उस तरह की चिकित्सा करना जो लंबे बुखार जिनके बिगड़े हुए हैं। जैसे आपका सवाल था आज का वही कहीं किया गया जी। हाँ जी ठीक है, आगे पढ़ो जी। पढ़ो सुभाष जी। सुभाष आगे पढ़ो। हाँ जो बच गया है। हाँ जी अगले चिकित्सा बुखार को दवा से, इंजेक्शन से, ग्लूकोज से जबरदस्ती से दबा जाता है, नाक के जड़ से ठीक किया जाता है। जो नवजवर नया बुखार को विषम या जीर्ण जवर बुखार में बदल कर बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा करता है। जब डेंगू, टाइफाइड जैसे नवजवर बुखार में इस तरह की चिकित्सा की जाती है तो व्यक्ति को नवजवर नए बुखार में जब आम दोष में ही दवा, इंजेक्शन, ग्लूकोज का प्रयोग करके जवर बुखार को जबरदस्ती दबाने का प्रयास किया जाता है तो व्यक्ति की विभिन्न चिकित्सा न होने से
मृत्यु हो सकती है। यहाँ पर बुखार खतरनाक नहीं होता, बल्कि उसकी चिकित्सा विविध चिकित्सा न करना, न होने या आम दोष में ही पोषण प्रयोग से मृत्यु हो सकती है। क्या कहा गया है जी यहाँ पे? नौजवान है तो उसको दबाने की कोशिश करेंगे इंजेक्शन और ग्लूकोज दे करके, तो उससे टाइफाइड वगैरह जितने भी बुखार है वो पैदा होंगे, और वो चिकित्सा ही उस व्यक्ति की मौत का कारण बढ़ेगी। तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है आजकल चिकित्सा के नाम पे सुभाष जी? इतनी सारी ये चलेगा, उसको दबाने की कोशिश चल रही है जी। फिर लोगों को कैसे जागरूक करोगे सुभाष जी? देखो जी, जो हमारे संपर्क में, हम तो बस यही बोलते हैं कि उपवास करो, खाली पेट रहो और गर्म पानी पिए, और जहाँ तक हो सके कुछ भी दूध वगैरह कोई गोली कुछ भी ना ले, बिल्कुल 3 दिन तक तो उपवास करें। और दवाई तो रूप में लगे तो बस दर्शन का दाल का पानी ये ले सकते हैं जी, अंगूर या चीकू वगैरह ले सकते हैं। ये जो कक्षा है अपने वैद्यों द्वारा शुरू करी गई है, इसी प्रयास से शुरू करी गई थी सुभाष जी, कि एक बेसिक जानकारी, जब तक लोगों को बेसिक जानकारी ही नहीं है भाई खा क्यों रहे हैं, खाने का मकसद क्या है, खाने से धातुएं कैसे बनती है, बुखार में परहेज क्या करने हैं, जब तक बेसिक चीज़ें ठीक नहीं होगी तो बड़ी समस्याएं ठीक होना संभव नहीं है जी। तो यहाँ पर कम लोग जुड़ रहे हैं जी, समाज में जानकारी कैसे जाएगी? मैं आपको बताता हूँ जी, मेरे घर के पास में डॉक्टर की दुकान है लोकाची की, और मैं वहाँ बैठ जाता हूँ। मैं देखता हूँ छोटे छोटे नवजात बच्चे 3-3 महीने के, 2-2 महीने के, 2-2 साल के, और उनको आजकल का जो पिछला मौसम है इसमें खांसी जुकाम हो रहा था, जो ये प्रकृति का तो रूल है, तो उसमें उनको अमोक्सी वगैरह बड़ी बड़ी डोज दे जाओ उनको। मेरे से देखा गया, मैंने उनके घर वालों को जो आपसे बुक मंगाई थी ना ये बुखार वाली, मैंने उनको घर दे के भी इसको फोटो एक बार इतना प्रयास करे जो आप पास में जो मेरे संपर्क में है, कोई इन बच्चों को ना मारो, इनको ऐसे ये ठीक नहीं है। लेकिन मेरे पास ऐसी तो कोई दवाई नहीं थी, मैं उनको दे देता हूँ में, कोई इनको रोको, और ना जी कोई इस समय कोई मेरे पर विश्वास करेगा भी आप तो कोई मेरे बच्चे क्या दे रहे हो। मैं तो ये सुझाव दे सकता हूँ कि इससे बचाओ, जो ये अमोक्सी पैरासीटामोल जो भी दे रहे हो आप, इससे बचाओ जितना हो सके। और बच्चे को जब आप इसी उम्र में ये चीज होता है क्या होगा का, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तो देखो हमारा यही अभी। हाँ सुभाष जी, फिर यही स्लोगन आ गया ना, एक स्लोगन बचा है इसमें, राजू भाई का एक स्लोगन है, वो भी पढ़ दो, क्या कह रहे हैं राजू भाई? पहले भारत अंग्रेजों का गुलाम था, और आज भारत देश अंग्रेजी दवाइयों और अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों के कारण गुलाम है। भाई राजे दीक्षित जी ठीक कह रहे हैं ना सुभाष जी? कहा तो ठीक है जी, कोई बात नहीं कर रहा था जी, क्या करे इसका, बहुत जोर लगा रहे जब तो इसको निकालने के लिए। ठीक है जी, देखो बुखार सभी उसमें प्रमुख बताया गया है जी, सभी रोगों में, और बुखार को अगर व्यक्ति ढंग से चिकित्सा करना सीख जाए जी तो इतनी सारी बीमारियों से बच सकता है। बेसिक 10 कक्षाओं में हमने नियम पढ़े, उनको ठीक कर ले तो व्यक्ति जल्दी बुढ़ापा, जल्दी बीमारियों से बच सकता है जी। जब तक बेसिक चीज़ें सही नहीं होगी तो कोई भी बड़ा डॉक्टर, दवाई, हॉस्पिटल, वैद्य ठीक नहीं कर पाएगा जी। वैसी बात में बोल देते हैं, आपने 10 बता दी, 10 क्लास चल गया इसमें, हमारे समझ में आ गया जी। जो आज के टाइम में जो मीडिया पे जो इसपे फोन पे व्हाट्सएप पे यूट्यूब पे चलते हैं, जो बहुत बड़े बड़े बात है, वो बर्बाद कर रहे हैं। उनके मैंने कई सुनी, कोई बोल रहा खाने से पहले आधा प्लेट सलादी खाओ, कोई बोल रहे ये खाओ, ये किस बोल रहे हैं जो कैसे बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल, ये भी आज के टाइम में ज्ञान बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोगों को भरोसा करना
अब किसको सही मानने किसको गलत, वो भी एक बहुत कन्फ्यूजन करने वाला है सुभाष जी। किसी को इसके बारे में रोकते हैं तो वो किसी बात का नाम लेना पड़ेगा, वो तो ऐसे बोले, अब क्या जवाब मिल जाएगा उनको। ठीक कह रहे हो जी। संजीव जी शायद इस पे कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ संजीव जी। सर मेरा प्रश्न ये है, छोटा बच्चा है, 2-3 महीने का बच्चा है सर, उसको बुखार हो गया तो उसको भाई जनरली तो माँ की दूध पीता है, तो उसे वहाँ पिला सकते हैं या उसको फिर छुड़वाना है, क्या करना है सर? उसकी माँ को माँ सुदर्शन काढ़ा पिलाओ संजीव जी। बच्चे को भी माँ सुदर्शन काढ़ा दो। 2.5-3 महीने का है तो 1-1 ml दिन में आप 3 बार दे सकते हैं बच्चे को भी। उसकी माँ को पूरी डोज में माँ सुदर्शन काढ़ा पिलाओ। उसकी माँ की 2 दिन के लिए रोटी बंद कर दो। माँ को दाल सब्जी या अनार अंगूर इस पे रखो ताकि माँ के दूध में आम अवस्था ना जाए जी। तो बच्चा यहाँ से ठीक हो जाएगा। बच्चे को भी आप महा सुदर्शन काढ़ा दे सकते हो दिन में 3 बार। बच्चे को भी शुरू से ही बच्चा पैदा हुआ है जब ठीक था तब भी आप उसको दसमूलारिष्ट है या कुछ और आयुर्वेदिक मेडिसिन आती है जैसे शिशुविन है, कुछ इस तरह की मेडिसिन देंगे तो वो बच्चे को आदत पड़ जाती है। फिर बुखार में बच्चा महासुदर्शन आसानी से ले लेगा। तो संजीव जी इसमें बच्चे को भी दे दो 1-1 ml 3 बार। और माँ का दूध बच्चे को पिलाना है जी। माँ को भी महासुदर्शन काढ़ा दे दो और माँ की रोटी आदि ये बंद कर दो तो बच्चा 1 दिन में ही ठीक हो जाएगा संजीव जी। ठीक है सर। ठीक है, यहाँ माँ की चिकित्सा कर दो जी। माँ का दूध ही दवाई हो जाएगा उसके लिए। ऊपर का दूध पिलाएंगे फिर उसका बुखार बिगड़ जाएगा जी। ऊपर का बिल्कुल भी नहीं पिलाना है जी उसको। अब बच्चा तो ये कुछ जो आपने बोले हैं, लेकिन माँ के दूध को ही दवाई बना देंगे जी आप इस तरह से दवाई दे के संजीव जी। ठीक है सर। सुभाष जी एक और टॉपिक भेजा, इसके बाद वो और पढ़ दो जी। जी जो अज्ञानी मूर्ख डॉक्टर वैद्य नवजन्म यानी नए बुखार को ठीक करने के लिए मुख्य औषधि देता है वह डॉक्टर या वैद्य नहीं बल्कि यमराज का दूत है। हृदयम निदान स्थानम द्वारा अत्याश्लोक श्रेष्ठ। और जो रोगी इस मूर्ख चिकित्सकों के सन्निकर्ष में आकर मन जठाग्नि में दौरान औषधि और दवा का सेवन करते हैं, वह काले सांप को अपने हाथ में सोने समान मुसीबत लेते हैं। गण अब आप निष्कर्ष करें कि आप किसी डॉक्टर वैद्य से चिकित्सा ले रहे हैं या यमराज से के दूध से। जड़ के दौरान अगर दूध से बने या अन्न नहीं लेना है तो क्या लेना है? हृदय चिकित्सा स्थानों प्रथम अध्याय श्लोक 25 से 36। जठाग्नि को बढ़ाने वाले जड़, बुखार को हटाने वाले पुरुष आदि मनो चिरना मूत्र मल को अनुलोमन शरीर से बाहर करने वाले योग सूख विलेपी या जड़, बुखार नाशक फल जैसे अनार अंगूर मौसमी आदि रोगी को मुख के अनुसार परामर्श के अनुसार देने। सिंपल से शब्दों में क्या कहा गया सुभाष जी, थोड़ी भारी आवाज में बताओ। सिंपल में ये कह रही, जिस भी हम किसी वैद्य या डॉक्टर से बुखार के समय में कोई दवाइयां ले रहे हैं बुखार को दबाने के लिए, तो समझ लें कि शाखा को बढ़ जाए। और जड़ के दौरान कोई भी दूध या दूध से बड़ी चीजें और अन्न नहीं लेना है जो बुखार को दबाए।
अष्टांग हृदयों के अनुसार हमें ये फल लेना चाहिए, अनार, अंगूर, मौसमी, जो बुखार को निकालने। वैद्य महेंद्र जी, आप क्या कहेंगे? गुरु जी इसके अंदर बोलो जी। वो डॉक्टर के बारे में बात हो रही है भाई, जो डॉक्टर मुख्य औषधि देता है वहां पे, जबकि वहां पे मां सुदर्शन काढ़ा या लंदन करवाना जरूरी है और वहां पे मुख्य औषधि देता है, तो वो डॉक्टर वहां पे यमराज के समान है, क्योंकि उस औषधि को तो 2 दिन के बाद या मतलब जैसे बुखार उतर जाए लंदन के बाद, फिर बाद में देना होता है यहाँ पे। हाँ ठीक है। और उसको जैसे काले सांप की संज्ञा दी है या अपने आप को मुसीबत में डालते हैं, जैसे दूध और दूध से बने उत्पाद और अन्न यहाँ पे नहीं देने हैं, तो यहाँ पे जठ अग्नि का ध्यान रखना है। अगर जठ अग्नि हमारी जैसे अच्छी है या उसको बढ़ाना है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मान लिया बुखार को हटाना है और मल मूत्र और ये शरीर से बाहर जैसे सूप वगैरह दे के और विलेपी और जैसे फल अनार अंगूर मौसमी इत्यादि, ये भूख के अनुसार अगर रोगी मतलब वैद्य रोगी को देगा तो वो दिन पर हर पल मतलब अच्छा होता जाएगा रोगी यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर इन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो यहाँ पे फिर वो डॉक्टर भी मतलब अनभिज्ञ है, अनजान है, और वो रोगी को मतलब कैसे ठीक कर सकता है यहाँ पे, क्योंकि उसको ये पता होना चाहिए भाई इसकी जो जठ अग्नि है उस जठ अग्नि को हम बिल्कुल समझ लो 0 से उठाना पड़ेगा, और 0 से उठाएंगे तो 1 2 3 पे धीरे धीरे एक कुशल वैद्य ही यहाँ पे रोगी के साथ न्याय कर सकता है जी। हाँ ठीक है जी। देखो शास्त्र से ये बिल्कुल श्लोक लिया गया है जी, और शास्त्र में भी ऐसी ही भाषा शैली का उपयोग किया है जी। और ये इसलिए उपयोग किया जी क्योंकि जब हम आयुर्वेद पढ़ रहे थे, सीख रहे थे और प्रैक्टिकल कर रहे थे, तो वो एक महिला का केस लगभग मैं हर क्लास में बताता हूँ जी। वो जब भी पढ़ाते हैं, वो छोटे छोटे बच्चे थे जी, प्योदा गांव से महिला थी, और उसको 2 दिन वो मिंदर शाह के पास और 2 दिन इधर चंडीगढ़, बस डेंगू में वो चली गई जी। तो वो वहाँ पे बुखार ऐसा कुछ नहीं था जी, वो जहाँ चिकित्सा गलत दी गई, तो फिर वो एक जो टीस थी अंदर, इसलिए फिर ये किताब बनाई गई और लगभग शास्त्र वाली वही भाषा शैली इसमें डाल दी गई। तो भाषा शैली कोई डरावनी तो नहीं है मास्टर जी, वास्तविकता को ही दर्शा रही होगी। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि हमने जैसे उधर के भी पढ़ने लग रहे जी, और अब भी जैसे दोहराई हो रही है, तो अब तो फिर ये लगता है कि ये जो शब्द यहाँ पे डाले गए हैं ये वाक्य में यहाँ पे जायज है जी। बिल्कुल जी। देखो जो डॉक्टर इस तरह से इलाज दे रहा है, खासकर ये बीएमएस वाले जी, क्योंकि वो तो आयुर्वेद शास्त्र से ही पढ़ के आते हैं, ठीक है, वो तो बिल्कुल ही यमराज के दूत कहे जाएंगे जी। दूसरी पैथियों का तो चलो ये टॉपिक ही नहीं है जी। जो बीएमएस करके भी एलोपैथी में प्रैक्टिस कर रहे हैं या बीएमएस वाले भी, या देखो आपको आयुर्वेद में देश जान की वीडियो मिल जाएगी जी, लेकिन इस तरह का ज्ञान कोई कहीं नहीं मिलेगा जी आपको, इस तरह का कहीं नहीं मिलेगा मास्टर महेंद्र जी। तो वो भी इसी कैटेगरी में है। बस वही बात है जी, भी पैसे कमाने की दौड़ में अंधे हैं भाई। आयुर्वेद में तो कोई धीरे धीरे विश्वास करेगा जी, वेट करनी पड़ेगी रोगियों की, और रोगी का कब मन बनेगा, तो उस हिसाब से सारी दुनिया होड़ में चल रही है भाई एलोपैथी पर, तो और तुरंत लोगों काटो और आज का दिन टाइम पास हो जाएगा, कल की कल देखेंगे, कल ना फिर गोलियां बांध देंगे। ये है मास्टर महेंद्र जी की जो प्राकृतिक वास्तविक ज्ञान है उसको समाज के सामने लाया जाए जी। हाँ जी, यहाँ पे दबाया जाता है जिसको वास्तविक ज्ञान को। आप तो अपनी इस क्लास के द्वारा यही कोशिश कर रहे हैं कि जो सही है, जो प्राकृतिक है, जो वास्तविक है, उसको लोगों के सामने लाया जाए। अब किसी की चिकित्सा करने में तो नहीं लगे, क्योंकि जब तक लोगों को बेसिक ही समझ ही नहीं होगी तो चिकित्सा हो ही नहीं पाएगी जी। तो इसमें डॉक्टर के लिए भी, और फिर रोगी क्या है जो इस हालत में इस तरह की चिकित्सा या ये सब खाना पीना ले रहा है,
तो वो भी काले सांप को पकड़ने के समान मुसीबत ले रहा है जी। तो ये इतना गंभीर टॉपिक है जी। एक आखिरी पॉइंट और पढ़ दो सुभाष जी, ये इस पत्रिका को लिखने के पीछे का उद्देश्य क्या था, क्यों इसको लिखा गया? पढ़ दो सुभाष जी एक पॉइंट और। सुभाष जी, सुभाष जी पढ़ दो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ पढ़ रहे हो। एक मिनट जी। इस पुस्तक को लिखने के पीछे उद्देश्य यह रहा है कि ऐसा ज्ञान आम लोगों को, आम आदमी के बीच में रखा जाए, जिससे कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में बड़ी बीमारियों का शिकार न बने। जैसे कि इस पुस्तक का नाम है व्यक्ति बुखार से इलाज मरता है। इस पुस्तक में बुखार की महत्वता, बुखार की संपूर्ण चिकित्सा, सही चिकित्सा के अभाव में शरीर में बड़ी बड़ी बीमारियां कैसे होती है, बिना दवाइयों के शरीर की जड़ से मुक्ति कैसे हो, जब बुखार में औषधि, बिना दवाओं जड़ से मुक्ति कैसे हो, और जब बुखार में औषधि का परहेज करना चाहिए, उस समय खतरनाक दवाएं देकर जो विदेशों में बैन है, उससे बुखार को दबाने के प्रयास से व्यक्ति की मृत्यु कैसे होती है। आयुर्वेद की महान संहिताओं के प्रमाण देकर प्रकाशनीय बनाने का प्रयास किया गया है। लेखक का उद्देश्य है कि अगर आप अपने जीवन में कैंसर, शुगर, सर्वाइकल, टाइफाइड, हार्ट अटैक, बदसूरता, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, बाल जलना, सफेद होना, समय से पहले बाल जलना, पूरे शरीर में दर्द, थकावट रहना, काम करने की इच्छा न होना, आंखों पर चश्मा लगना, महिलाओं में मासिक धर्म का चक्कर बिगड़ना, गर्भ का न ठहरना, बार बार गर्भ गिरना, मोटापा आदि, ये सब बीमारियों या अन्य बड़ी बीमारियों से बचना चाहते हो तो आप सब बुखार की चिकित्सा पहले अच्छे से समझे, फिर जैसे कि पुस्तक में संपूर्ण चिकित्सा बताई गई है वैसे ही संपूर्ण चिकित्सा करें तो हम हर भारतवासी को जीवन के आखिरी दिन तक चलने वाली बड़ी बीमारी से बचा सकते हैं। क्या मार्मिक निवेदन किया गया है सुभाष जी? निवेदन किया गया जी, जो भी आम व्यक्ति है उसको जो होम्योपैथी और अंग्रेजी दवाइयां उसके चंगुल से निकाला जाए और अपने आप जो खुद स्वयं चिकित्सा करे बिना दवाइयों के। देखो जी, जो ये क्लास शुरू करी गई थी, इस क्लास का उद्देश्य भी यही था कि जो आयुर्वेद का सही शास्त्रोक्त प्रमाणिक ज्ञान है वो आप लोगों के सामने रखा जाए, ना कि हम यहाँ किसी की चिकित्सा करने आए थे जी। और सही जो प्राकृतिक वास्तविक ज्ञान है उसको लोगों के सामने लाया जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथी उसका लाभ लें और जो ये दवाइयों के षड्यंत्र है इससे किसी तरह बाहर निकलने में हेल्प मिल जाए। क्योंकि जब तक बेसिक चीज़ें समझ नहीं होगी इंसान को, हम समझ देने के लिए क्लास शुरू करी थी जी, जब तक समझ नहीं होगी तो चिकित्सा दवाइयों से नहीं करी जा सकती जी। हमारी टीम का ये मानना है, इस टीम का, इसमें जितने भी साथी है। तो इसी प्रयास से ये पत्रिका लिखी गई थी। तो हमने तो जब आयुर्वेद को पढ़ना शुरू किया था, प्रैक्टिकल कर रहे थे, तो कुछ रोगियों को ऐसी हालत में देखा कि जी वो बुखार से नहीं, वो गलत इलाज से मर रहे हैं। तो हमारे अंदर एक टीस थी, उस टीस को मद्देनज़र रखते हुए ये पत्रिका लिखी और इसको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। और मुझे लगता है जी, हमें नहीं लगता कि हमने हमारे से पहले बुखार के ऊपर शायद इतना डिटेल में किसी ने यूट्यूब पे डाला है या बताया है। तो हम तो इसी प्रयास में लगे हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को बुखार की सही जानकारी फिर वो आगे से आगे प्रचारित करें
लोगों को समझ आए तो हम कुछ हेल्प कर सकते हैं वास्तविक आयुर्वेद को लोगों के सामने लाने में और उनको दवाइयों के चंगुल से बाहर निकलने में जी। तो आप सभी साथियों से भी निवेदन है कि इस पत्रिका की जो सहयोग राशि है वो मात्र 20 रुपये है जी। अगर कोई साथी 50 पत्रिकाएँ मंगवा रहे हैं तो कोरियर फ्री है, तो फ्री कोरियर में पहुंच जाएगी। 20 रुपये मात्र सहयोग राशि है, कोरियर चार्ज कोई लग नहीं रहा। तो हमने ये जो पत्रिका उस समय लिखी थी उद्देश्य यही था कि हर घर की टेबल पे हो। तो आप जैसे हमने जो लगभग पिछले 4 महीनों से पढ़ा रहे हैं उसका उद्देश्य केवल यही था कि सही ज्ञान लोगों के सामने लाए। आप भी इसको बढ़ाने में हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाने में सहयोग कर सकते हैं जी। तो आप मंगवा के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको बांट सकते हैं जी। इस काम में आप सभी साथी जितना भी सामर्थ्य है हेल्प कर सकते हैं जी, ताकि ये जो हमारा प्रयास है हम सबका ये आगे बढ़े जी। आप सभी से फिर से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्लास में जोड़ो जी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाओ। बना रहे जी। हाँ वैद्य महेंद्र जी क्या कहेंगे? हाँ जी गुरुजी, बिल्कुल ऐसा ही करना पड़ेगा जी। सभी साथियों से निवेदन है कि अपने आसपास इस प्रकार इसका प्रसार प्रचार करेंगे जी, तो तभी जाके, क्योंकि लोग भी मतलब जो एक हमारे जैसा जो मीडियम सा आदमी है उसकी मतलब बात है ना, एक बार में या 2 बार में सुनते नहीं है लोग। लोगों को जब थोड़ा सा ये लगेगा भाई ये अपने स्टैंड पे बैठे है और ये अपने मतलब बात पे अड़िग है, तो फिर धीरे धीरे जाके उसकी बात पे थोड़ा सा विश्वास करने लगते हैं। और वरना जैसे आयुर्वेद में या मान लो यूट्यूब पे ज्ञान की मतलब जैसे भंडार लोग खोल रहे हैं, कोई कुछ बता रहा है कोई कुछ बता रहा है, तो लोग उससे आपसे असमंजस में आ जाते हैं। वही आप वाली बात है भाई, किसकी माने और किसकी ना माने। तो ये भी एक बात है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग अंधाधुंध ज्ञान फैल रहे हैं और सभी उसमें अच्छे भी और बुरे भी सारे ही उसके अंदर पिसे हुए हैं। तो कहीं न कहीं स्टैंड लेना पड़ेगा जी कार्यकर्ताओं को अपना। तो बुखार के बारे में जितना टॉपिक था वो हमने आप लोगों को बता दिया है जी। अगली क्लास में कोई नया टॉपिक रखेंगे, कोई बुखार के ऊपर सवाल रहेंगे, जैसे आज सुभाष का था तो सवाल लेंगे आप सभी के। अगले को कोई नया टॉपिक रखेंगे। तो मास्टर महेंद्र जी कुछ रखना चाहते हो या समापन करना चाहते हो तो समापन कर सकते हैं जी। हाँ जी, किसी और साथी का कोई भी सवाल हो जी, प्राची जी, मंजीत जी, कृष्ण जी, कोई भी किसी साथी का सवाल हो, आशीष जी। ठीक है जी, फिर आज की क्लास को यहीं पे समापन कर देते हैं जी। ठीक है जी, सभी साथियों को नमस्कार जी, मिलते हैं अगले रविवार को जी।